नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो आपका चर्चा का विषय होने वाला है वो बीएड के फर्स्ट ईयर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो बीएड के फर्स्ट ईयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे, उसके पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पेपर नंबर 1 में मेरे प्यारे दोस्त, जो आपके कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या फिर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते, वहाँ पे केवल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ऐसी हैं जिसमें से 70% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी वेरी शॉर्ट टाइप अर्थात अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर यूनिवर्सिटी में आपके नहीं पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ये वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए ये आपका प्रश्न अगर दीर्घ उत्तरीय में आ जाता है तो उसमें से आपकी एक हेडिंग तो कंप्लीट ही हो जाएगी, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है कम से कम 3 लघु उत्तरीय प्रश्न को मिलाकर एक लघु उत्तरीय प्रश्न बनाया जाता है। तो कम से कम एक हेडिंग जो उसका एक प्रश्न है उसका जवाब तो आप अच्छे से दे ही पाएँगे, ठीक है। तो इससे आप लाभान्वित होंगे, अगर आप में पढ़ाया जाता है, आप में पूछा जाता है तो भी, अगर में आप में नहीं पूछा जाता है तो भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें आपके जो आज 15 टॉप 15 मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो ये आप रट लीजिए, अपने ज़ुबान पे रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आने ही आने तय हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये शिक्षा शब्द का अर्थ यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? एजुकेशन कहते हैं, ये सभी को पता है। आगे बात करें, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एजुकेटम से उत्पन्न हुआ है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एजुकेशन शब्द है, ठीक है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो एजुकेशन शब्द है ये आपका लैटिन भाषा के मतलब एजुकेटम शब्द से उत्पन्न हुआ है, वहाँ से ये बनाया गया है। यह लैटिन शब्द स्वयं दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आपका क्या है? ए, और दूसरा ड्यूको। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? पहला ए है, दूसरा ड्यूको है। ए का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ना अथवा विकास करना। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ बालक में अंतर्निहित गुणों, मतलब जो बालक के अंदर पहले से गुण विद्यमान हैं, जो उसके अंदर शक्तियाँ पहले से विद्यमान हैं, को बाहर निकालना या विकास करना। उन शक्तियों को उसके अंदर से बाहर निकालना, उसकी कला को बाहर निकालना और उसको क्या करना, और भी विकसित करना, डेवलप करना, ठीक है। ये शिक्षा का अर्थ होता है, ठीक है। अगर हमें मोटी मोटा तौर पे एक सरसरी नज़र से देखना चाहें तो कह सकते हैं शिक्षा जो है ये अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी में एजुकेशन नाम से जाना जाता है। एजुकेशन की उत्पत्ति जो है एजुकेटम शब्द से हुई है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। बात करें, एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और ड्यूको, ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? ए और ड्यूको। ए का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना या फिर विकास करना। तो इस प्रकार से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि बालक में अंतर्निहित गुण अर्थात शक्तियाँ, जो बालक के अंदर पहले से ही गुण विद्यमान होते हैं, जो शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, उनको बाहर निकालना या उनको विकसित करना या उनको डेवलप करना ही हमारा क्या कहलाता है? शिक्षा अर्थात एजुकेशन का अर्थ कहलाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए। शिक्षा को आपको यहाँ पे क्या करना है? परिभाषित करना है। मतलब शिक्षा की परिभाषा कौन से विद्वान ने क्या दी है, इसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा के कतिपय परिभाषाओं का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में किया जा रहा है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा की परिभाषाएं हैं उनको हम निम्नलिखित पंक्तियों में क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। जैसे पहले नंबर पे आपके महोदय आ जाते हैं, एडम्स महोदय। कौन आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? एडम्स महोदय। इन्होंने शिक्षा को क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति का विकास करने हेतु उस पर दूसरे व्यक्तित्व का मन, वाणी व कर्म के द्वारा
प्रभाव पड़ता रहता है। मतलब यहाँ पे एडम्स महोदय जो है ये मतलब ये लोग जो है अपनी भाषा को मतलब जो अपने विचार थे, शिक्षा की जो परिभाषा थी, इन्होंने अपनी जो ये परिभाषा बनाई थी वो अपने लैंग्वेज में, जो उन समय की इनके जगह पे जो लैंग्वेज यूज होती थी उस लैंग्वेज में इन्होंने ये परिभाषा लिखी थी। अब इसका ये हिंदी रूपांतरण है, मतलब इसको जो है ट्रांसलेट किया गया है। तो अभी जो ट्रांसलेट किया जाता है वो वाकई बात है, अगर कोई भी चीज़ आप, कोई भी सेंटेंस अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो चीज़ें शायद कुछ कम ही समझ में आए, ठीक है। तो इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है, मतलब पहले से ही इस चीज़ को नियोजित किया गया है, इसका एक क्रम है शिक्षा का, जिसमें एक व्यक्ति का विकास, मतलब कह रहे हैं कोई भी एक व्यक्ति हो, उसका विकास करने हेतु उस पर दूसरे व्यक्तित्व का मन, मतलब जैसे कि दूसरे व्यक्तित्व, जो आपका टीचर है उसके व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका मन वाणी क्रम के द्वारा प्रभाव पड़ता रहता है। तो आपके टीचर के जो मन का प्रभाव है, उसके जो कर्म का प्रभाव है, ठीक है, उसके वाणी का प्रभाव है, वो आपके ऊपर क्या पड़ता रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता रहता है। ये कौन कहते हैं? आपके एडम्स महोदय कहते हैं। दूसरे आपके आ जाते हैं जॉन डीबी महोदय। इन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है। जो ये क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि जो शिक्षा शिक्षा है वो व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक, मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर जो है आंतरिक, मतलब अंदर उन सभी शक्तियों का विकास है जो उसे वातावरण के नियंत्रण में समर्थन बनाएगी, नियंत्रण में समर्थ बनाएगी और उसकी समस्त संभावनाओं की प्राप्ति कराएगी। मतलब कह रहे हैं कि जो क्या करेगी, उसके वातावरण में जहाँ पे वो रह रहा है के नियंत्रण में समर्थ बनाएगी। मतलब वहाँ पे आपको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से आपको सर्वाइव करना है, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी उससे, ठीक है। और उसकी समस्त संभावनाओं की प्राप्ति कराएगी। मतलब उसकी जो समस्त संभावनाएँ हैं, बहुत सारी मनुष्य के अंदर इच्छाएँ उठती हैं, बहुत सारे उसके गोल होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। उन सपनों को ये शिक्षा आपकी क्या कराएगी, पूरा कराएगी। ये आपके कौन कहते हैं? जॉन डीबी महोदय कहते हैं, ठीक है। आपके तीसरे आ जाते हैं स्टेयर महोदय। इन्होंने कहा है कि शिक्षा वह है जो शिक्षित व्यक्तियों के कार्यों में अंतर ला देती है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा वह है जो क्या करती है, शिक्षित व्यक्तियों के कार्यों में अंतर ला देती है। इनके कहने का मतलब ये है, इन्होंने एक लाइन में कह के ख़त्म कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कोई एक काम है, उसको आपको दो व्यक्ति को देना है, एक जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, और दूसरा जो अशिक्षित हो, ठीक है। तो दोनों के कार्य में आपको फर्क दिखाई पड़ेगा, यह केवल शिक्षा के कारण ही है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसके कार्य करने का तरीका, उसके बोलने बैठने उठने का लहजा जो होता है वो अलग होगा, और जो अशिक्षित है उसके कार्य करने का भी तरीका अलग होगा, और सब कुछ चीज़ें उसकी अलग सी होगी, ठीक है। ये आपके कौन कहते हैं? स्टेयर महोदय कहते हैं। चौथे नंबर पे आपके आ जाते हैं वार्ड महोदय। इन्होंने कहा है कि शिक्षा का आशय प्राप्त ज्ञान का सार्वभौमिक वितरण है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा का आशय जो है, हम ले सकते हैं कि जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्राप्त ज्ञान का क्या है? सार्वभौमिक, मतलब पूरे रूप से वितरण है। मतलब इसका जो है पूर्ण रूप से बांटना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो मुझे ज्ञान प्राप्त है, अभी मैं इसका वितरण आप सभी के बीच में कर रहा हूँ, इसको जो है आप सभी के बीच में फैला रहा हूँ, आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो यही क्या कहलाती है? यही शिक्षा कहलाती है, ठीक है। तो आई होप ये आपका जो है दूसरा प्रश्न भी शिक्षा की परिभाषा वाला भी आपका ये हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बात करें तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त क्या पूछ रहा है आपसे कि शिक्षा के प्रमुख कार्य लिखिए। शिक्षा के क्या कार्य हैं आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। पहला तो आपको हेडिंग डालनी होगी कि सामाजिक कार्य। शिक्षा का जो पहला कार्य होता है वो सामाजिक कार्य होता है। इसमें हमें क्या करना होता है कि सामाजिक कार्यों के अंतर्गत सामाजिक भावना को उत्पन्न करना, सामाजिक आदेशों को प्राप्त करना, भावात्मक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना, बालकों का सामाजिकरण करना आदि आते हैं। कह रहे हैं जो सामाजिक कार्य है इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे मनुष्य के अंदर सामाजिक भावना उत्पन्न हो। मतलब वो समाज में बैठे तो उसको पता हो कि हमें किससे क्या बात करना है, कहाँ पे किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, बोलने का लहजा क्या होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। फिर कह रहा है सामाजिक आदेशों को प्राप्त करना, मतलब जो समाज में आदेश होते हैं जिसे सभी के लिए होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को प्राप्त करना। आगे कह रहे हैं भावात्मक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय
सामाजिकता को स्थापित करना, मतलब उसकी जो दिमाग में जो है उसके अपने राष्ट्र के प्रति, उसके अंतर्राष्ट्रीय आस पड़ोस के देशों के प्रति जो है एक भाई का या बंधुत्व का जो है भावना उसके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं बालक का सामाजिकरण करना आदि, मतलब बालक जो है जिस समाज में रह रहा है उन समाजों में कैसे सर्वाइव करेगा, लोगों से कैसा संपर्क बनाए रखेगा, यही क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। लोगों से कैसे बात करेगा, उनसे उनका व्यवहार कैसे होगा, यही क्या कहलाता है, आपका सामाजिकरण कहलाता है। तो बालक का सामाजिकरण करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक कार्य कहलाता है। तो पहला तो आपका हो गया शिक्षा का जो है शिक्षा का कार्य, पहला कौन सा हो गया, सामाजिक कार्य। दूसरा आपका आ जाता है सांस्कृतिक कार्य। ठीक है, सांस्कृतिक कार्य के अंदर जो है शिक्षा के इस कार्य के अंतर्गत सांस्कृतिक निधि की सुरक्षा करना, मतलब कह रहे हैं जो हमारी सांस्कृतिक निधियां हैं जैसे वेद पुराण, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की क्या करना है, हमें रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। संस्कृति का विकास करना है, अपनी संस्कृति को क्या करना है और भी डेवलप करना है, लोगों तक पहुँचाना है, उसे एक पीढ़ी को हस्तांतरित करना आदि आते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं, आप अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो, या फिर आप ईसाई या क्रिश्चियन से किसी से भी आप क्या करते हो, बिलोंग करते हो, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले तो अपने धर्म की जो है अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं। अपने वेद पुराण, मान लीजिए हिंदू हैं तो वेद पुराण, ठीक है, और मुस्लिम हैं तो आपके लिए जो है वो क्या बोलते हैं, कुरान वगैरह जो होता है वो होता है। ठीक है, और बाइबल वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। उसके बाद जब आप एक बुढ़ापे में आ जाते हैं तो आप उन चीज़ों को अपने बच्चों के हाथ में हस्तांतरित कर देते हैं। अब आपके बच्चे अपने बच्चों के आगे आगे ऐसे ऐसे करके हमें इनको बढ़ाना होता है। ठीक है, तो दूसरा कार्य भी आपको समझ में आ गया होगा, सांस्कृतिक कार्य। तीसरा कार्य यहाँ पे है विकास का कार्य। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, विकास का कार्य है। इसमें देखें तो शिक्षा के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना, मतलब बालक जो है जब पैदा होता है तो उसके जन्म के साथ कुछ शक्तियाँ उसके साथ बाहर आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बालक खोखला आता है, उसके साथ कुछ शक्तियाँ उसके अंदर जो होती हैं वो साथ लेकर के वो आता है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, भावात्मक विकास आदि आते हैं। मतलब कह रहे हैं इन शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, शारीरिक विकास शरीर के साथ में आता है, मानसिक विकास उसका होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास और भावात्मक विकास। ये सारी चीज़ें जो हैं किसके विकास के कार्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए चौथी हेडिंग आपकी है सृजनात्मक कार्य। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सृजनात्मक कार्य, ये शिक्षा का एक कार्य ये भी होता है। इसमें देखें तो शिक्षा गत्यात्मक एवं क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, गत्यात्मक एवं क्रियात्मक, मतलब चलने वाली और करने वाली, चलने वाली और करने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए कुछ ना कुछ समाज में रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य होते हैं। मतलब कह रहे हैं बहुत सारे इसी यही कारण है कि कुछ ना कुछ जो है नया हमें देखने को मिलता है और उनको हमारे ऊपर लागू भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें, इसमें हस्तकला, उद्योग, विज्ञान, नृत्य, संगीत, कृषि, वाणिज्य आदि को रखा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है मेरे प्यारे दोस्त, पहले तो आपका हस्तकला उद्योग आता है। जैसे कोई भी चीज़ जो आप हाथ से बनाते हैं, मान लीजिए पहले स्वेटर, अब तो मशीनें हो गई हैं, पहले स्वेटर हाथ से बुना जाता था। ठीक है, तो वो आपका हस्तकला उद्योग हो गया। विज्ञान हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया। ये ना सारी चीज़ों को जो है किसके अंतर्गत, तो आपको जो है सृजनात्मक कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए पांचवी हेडिंग आपकी जो है वो है पथ प्रदर्शन का कार्य। क्या मेरे प्यारे दोस्त, पथ प्रदर्शन का कार्य ये भी एक शिक्षा का कार्य ही होता है। इसमें अगर हम देखें तो कह सकते हैं पथ प्रदर्शन के कार्य के अंतर्गत जो है, एक मिनट कलर चेंज कर लें, शिक्षा के इस कार्य के अंतर्गत जन्मजात शक्तियों का उचित प्रयोग एवं उपयोग तथा पथ प्रदर्शन शक्ति पद प्रदर्शन, शक्ति एवं समय का अव्यय न होना। ठीक है, व्यक्तिगत रहन सहन, आचार विचार, प्रगति, आर्थिक साधनों की प्राप्ति आदि का पथ प्रदर्शन तथा व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक निर्देश देना आदि बातें आती हैं। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो पथ प्रदर्शन का कार्य है इसके अंतर्गत जो है, जैसे बालक जब जन्म लेता है तो उसके साथ कुछ शक्तियाँ उसके साथ आती हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो उनका प्रयोग कैसे करना, उनका उचित प्रयोग कैसे करना है, उनका उपयोग कैसे करना है, इसके लिए आपको आपका पद प्रदर्शन कराया जाता है कि आप इनका प्रयोग कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है,
चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। क्या बताना है आपको? शिक्षा का जो वैयक्तिक उद्देश्य है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। इसका एक वैयक्तिक उद्देश्य क्या है, ठीक है? तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि व्यक्ति की अंतःशक्तियों को जागृत कर उनका विकास करना शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है। मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति के अंदर अंतःशक्तियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो उसके अंदर शक्तियाँ पाई जाती हैं उनको जागृत करना, जागृत कर और उनका क्या करना, विकास करना, उनको डेवलप और अच्छे से डेवलप करना, ये शिक्षा का क्या मूल मतलब मेन उद्देश्य अर्थात एम हो जाता है, ठीक है? मेन एम उसका क्या रहता है कि जो व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ पाई जाती हैं उनको जागृत करे और उसके बाद उनका वो विकास करे, ये उसका क्या हो जाता है, मेन उद्देश्य हो जाता है। किसका मेरे प्यारे दोस्त? तो शिक्षा का, ठीक है? आगे बात करें, मनोविज्ञान द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न रुचि, गुण, सीमा तथा विकास वाला होता है। मतलब कह रहे हैं मनोविज्ञान के द्वारा यह प्रमाणित किया जा किया जा चुका है, इसका प्रमाण मिल चुका है कि जो बालक होता है, प्रत्येक बालक, हर एक बालक जो है दूसरे से अलग होता है, ठीक है? उसकी रुचि अलग होती है, उसके गुण अलग होते हैं, उसकी सीमा अलग होती है, ठीक है? उसका तथा अ, विकास वाला होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसकी, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। आगे बात करें, अतः वही शिक्षा उसके लिए उचित और उपयोगी हो सकती है जो उसके व्यक्तिगत विकास को ध्यान में रखकर दी जाती है। मतलब कह रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर देखें तो वही शिक्षा उसके लिए उचित होगी, वही शिक्षा उसके लिए उपयोगी होगी मेरे प्यारे दोस्त, जो उसके व्यक्तिगत गुण को, ठीक है? क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो उसके व्यक्तिगत गुण को या उसको व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाए, ठीक है? तो किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए उसका गुण अलग है तो उसके अनुसार उसका पाठ्यक्रम होनी चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है? यही कारण है कि अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने यह आवाज़ उठाई है कि शिक्षा का उद्देश्य वैयक्तिक होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति ही प्रधान है। तो कुछ ये कह रहे हैं कि यही कारण है कि कुछ शिक्षा शास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में बात भी कही, अपने विचार को रखा भी है, मतलब यहाँ पे आवाज़ उठाई से यही लिया जा रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो वैयक्तिक होना चाहिए, मतलब प्रत्येक बालक के रुचि रुचि और उसके जो है गुण के अनुसार जो है उसके पाठ्यक्रम का निर्माण करवाया जाना चाहिए, उसके रुचि के अनुसार उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है? आगे देखते हैं, समाज तथा राष्ट्र उसके लिए है, वह उसके लिए उनके लिए नहीं। मतलब कह रहे हैं कि समाज और जो राष्ट्र है वह उसके लिए है, ना कि वह उनके लिए नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि व्यक्ति के लिए समाज और राष्ट्र है, ना कि व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए है, ठीक है? ऐसा मानते हैं, व्यक्ति को ही यहाँ पे प्रधान माना गया है। आगे बात करें 5वां नंबर प्रश्न में प्यारे दोस्त, तो 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर के त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है ना? अगर क्लियर हो रही है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आओ और बताओ सर क्लियर हो रही हैं, ठीक है? और आपको आगे की वीडियोज़ चाहिए या नहीं चाहिए, इनको भी कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए। आपका जो पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से नंबर लेकर के आइए, मेरी यही आपसे कामना है, ठीक है? बात करें तो इसका 5वें नंबर का जो प्रश्न का उत्तर है वो आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रयोजनवादी विचारकों ने इसे त्रिमुखी समाज के रूप में परिभाषित किया है। जो आपके प्रयोजनवादी विचारक हुए हैं उन्होंने शिक्षा को जो है त्रिमुखी समाज के रूप में क्या किया है, परिभाषित किया है। एजुकेशन इज अ ट्रिपलर प्रोसेस, ठीक है? तीसरा ध्रुव या तत्व उसने समाज को बताया है। मतलब कह रहे हैं कि जो इसका तीसरा ध्रुव बताया है वो किसको बताया है उन्होंने, वो उस समाज को बताया है। तीसरा ध्रुव कह सकते हैं, तीसरा तत्व कह सकते हैं, उन्होंने समाज को बताया है, ठीक है? आगे देखते हैं, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज की आवश्यकता को पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार कर शिक्षक और विद्यार्थी के साथ साथ विषय वस्तु को आवश्यक तत्व के रूप में ग्रहण कराती। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा ये हमारी सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज की आवश्यकता को ध्यान में रख करके उनका पाठ्यक्रम निर्माण करती है, ठीक है? पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार कर शिक्षक और विद्यार्थी, टीचर और स्टूडेंट के साथ क्या करती है, विषय वस्तु को आवश्यक तत्व के रूप में ग्रहण करती है, ठीक है? आगे बात करें, कहा जाता है कौन किसे क्या पढ़ाएगा और यही पाठ्यक्रम है, ठीक है? मतलब कह रहे हैं कि कौन किसे क्या पढ़ाएगा, यही क्या है, हमारा पाठ्यक्रम है जिसके बिना शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया
चल रही है, क्या क्या कर रही है कि जिसके बिना शिक्षण मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं या सीखने की प्रक्रिया जिसे आप कह सकते हैं चल ही नहीं सकती, मतलब इसके बिना चल नहीं सकती है। अतः शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है, ठीक है। इसीलिए जो है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। छठवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा के निवेश है, शिक्षा एक निवेश है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? यह एक इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको बताना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को स्पष्ट करना है। तो शिक्षा एक निवेश है, इस तथ्य को संदर्भित करते हुए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी धन का किसी बचत बैंक में निवेश करते हैं तथा कुछ समय पश्चात उसे हम ब्याज सहित धन वापस होती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा अर्जित करने के बाद सदैव ही हमें उस संचित ज्ञान के साथ कुछ और अतिरिक्त ज्ञान एवं उससे लाभ अर्जित होता रहता है। अतः शिक्षा को एक निवेश स्वीकार किया गया है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, जब वो अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है किसी बैंक में करता है या वहाँ पे जमा करता है, निवेश का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं जमा करता है, तो कुछ दिन के बाद वो क्या करता है कि वो जब निकालता है तो उसके साथ उसको कुछ ब्याज वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। सूद ब्याज जिसे कहते हैं वो वहाँ पे आप उसको मिलते हैं। उसी प्रकार से हमारी शिक्षा है, अगर आप इसको अच्छे से आज ग्रहण कर लेंगे तो ये आने वाले समय में आपको पूरी ज़िंदगी जो है किसी न किसी प्रकार से आपको लाभान्वित करती रहेगी और आपको आपका जो ज्ञान है वो विस्तृत करती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षा को एक निवेश का रूप कहा गया है, ठीक है। बात करें सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि संक्षेप में विद्या और अविद्या का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब छोटे में आपको विद्या और अविद्या का दोनों का अर्थ बताना है अथवा विद्या एवं अविद्या में क्या अंतर है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो या तो आप दोनों में अंतर बता दीजिए या इनका अर्थ स्पष्ट कीजिए, बात दोनों की एक ही है। तो पहले आपको हेडिंग डाल देना है विद्या। विद्या का मुख्य आशय है सत्य तथा असत्य के बीच अंतर जानना। आप ये जब जान जाएं कि क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, अर्थात क्या असत्य है, इन दोनों के बीच में जब आप अंतर जाने लगें तो आप समझ लीजिए कि आपको विद्या की प्राप्ति हो चुकी है। अर्थात वास्तविकता तथा भ्रम में अंतर करना, क्या वास्तविक है क्या भ्रम है हमारे जीवन में, इसके बारे में भी उनको जब अंतर हो जाता है, उन्हें ठीक ठाक जानना, इसे वेदांत में ज्ञान कहा गया है। मतलब उन्हें ठीक ठाक से जब आप जानने लगते हैं तो यही चीज़ वेदांत में जो है ज्ञान की संज्ञा इसी को दे दी गई है, ठीक है। जब आप क्या वास्तविक है क्या सत्य है क्या असत्य है क्या मिथ्या है इसके बारे में जब आप अंतर पैदा कर लेने लगते हैं, क्या वास्तविक है क्या सही है क्या भ्रम है हमारे जीवन में, ठीक है, उसके बारे में जब आप अंतर पैदा कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसी चीज़ को वेदांत में जो है ज्ञान की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आगे बात करें, वस्तुतः ब्रह्म और अविद्या का ज्ञान ही विद्या कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाए और अविद्या का ज्ञान हो जाए, मतलब क्या कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे आप अशिक्षित हैं, आपके पास विद्या नहीं है, और आपको जब शिक्षित हो जाए, आपके पास विद्या हो जाए, तो आप ब्रह्म का जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो यही चीज़ क्या कहलाता है, अविद्या का ज्ञान ही विद्या कहलाता है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान ही मोक्ष का साधन माना जाता है। तो वेदांत में, अद्वैत वेदांत में क्या माना गया है, जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा उसी को जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली हेडिंग जो आपकी अविद्या है। मुख्य रूप से अविद्या से आशय अज्ञानता से लिया जाता है। किससे लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? तो विद्या का जो है आशय अज्ञानता से लिया जाता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है उसी को क्या कहा जाएगा, ये एक अविद्या, मतलब इसके पास विद्या नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। इसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अविद्या शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में मेरे प्यारे दोस्त? हमारा जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें अगर देखें तो विद्या शब्द मतलब अविद्या शब्द का प्रयोग जो है किससे लिया गया है, भाषा संबंधित लिया गया है। भ्रम एवं अज्ञान भी इसके पर्याय हैं। मतलब कह रहे हैं कि आप भ्रम भी इसका एक नाम कह सकते हैं और अज्ञान भी इसका एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। मतलब इसी का एक पर्यायवाची शब्द है। आगे बात करें, यह चेतना की स्थिति तो हो सकती है। मतलब कह रहे हैं आप जागृत तो रहेंगे लेकिन इसमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह मिथ्या होती है। मतलब कह रहे हैं इसमें जिन चीज़ों से आप परिचित होंगे वो सारी चीज़ें मिथ्या अर्थात झूठ होगा, ठीक है। सांसारिक जीव अहंकार अविद्याग्रस्त होने के कारण जगत को सत्य मान लेता है। मतलब कह रहे हैं जो ये सांसारिक जीव इस संसार में पल रहा है वो अहंकार और अविद्याग्रस्त होने के कारण, उसके अंदर जब अहंकार विद्यमान हो जाता है और वो अविद्या मतलब उसके पास ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, उसके कारण से वो इस जगत को क्या मान लेता है, अपने इस दुनिया को सत्य मान बैठता है, ठीक है, जो कि एक मिथ्या है और अपने वास्तविक रूप
ब्रह्म या आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता है, वो क्या कर पाता है, उसका वास्तविक रूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और ब्रह्म क्या है, ठीक है, हमारी आत्मा क्या है, इसका अनुभव वो नहीं कर पाता है और इसी के साथ उसकी समाप्ति हो जाती है और वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। बात करें 8वें नंबर प्रश्न की, तो 8वां नंबर प्रश्न में पहले दोस्त आपसे पूछ रहा है, 1 मिनट, हाँ। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा के अंग या घटक कौन से हैं? लिखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा के अंग कौन-कौन से हैं, आपको यहाँ पे बताना है। बात करें डीबी महोदय ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया स्वीकार किया है। उन्होंने क्या कहा है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा है? तो डीबी आपके जॉन डीबी महोदय ने कहा है। जिसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को स्थान दिया है। मतलब कह रहे हैं कि ये तीन मुख्य उसके कौन-कौन से होते हैं? तो पहला शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है, स्टूडेंट जिसे कहते हैं, और तीसरा पाठ्यक्रम अर्थात आपका सिलेबस होता है, ठीक है? यही शिक्षा के अंग या घटक हैं, यही चीज़ आप कह सकते हैं कि यही शिक्षा के अंग हैं और यही चीज़ें आपकी क्या हैं? शिक्षा के घटक भी कह सकते हैं, ठीक है? पहली हेडिंग आपको डालना होगा शिक्षार्थी, इसमें लिखना होगा कि शिक्षा में प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक था, लेकिन वर्तमान समय में मनोविज्ञान ने शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी को माना है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप प्राचीन काल मतलब पुराने समय में जब आप जाएँगे, तो वहाँ पे जो केंद्र बिंदु, शिक्षा का जो मेन केंद्र बिंदु होता था मेरे प्यारे दोस्त, जो सेंटर पॉइंट होता था, वो क्या होता था? टीचर होता था। जो कुछ वो है, वो कहेगा, वो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी इच्छा, आपकी अनिच्छा कोई मायने नहीं रखती थी, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे जैसे समय परिवर्तित होता गया, हमारे समाज में मनोविज्ञान की जैसे-जैसे एंट्री होती गई, उसने जो है शिक्षार्थी को मतलब टीचर को सॉरी शिक्षक को हटाकर अर्थात टीचर को हटा करके शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट को जो है मेन वो क्या मानते हैं कि केंद्र बिंदु माना, या फिर आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट किसको माना? शिक्षार्थी अर्थात बालक को माना। कह रहा है कि जैसा बालक की जिसमें रुचि हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उसी चीज़ों को उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है? दूसरी हेडिंग आपको डालना होगा शिक्षक, इसमें लिखना होगा कि प्राचीन काल में शिक्षक ही शिक्षा की धुरी था। मतलब कह रहे हैं कि पुराने समय में देखें तो जो शिक्षक होता था वही शिक्षा की क्या होता था? धुरी होता था। उसी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था संचालन होता था। मतलब उसी के द्वारा क्या होती थी? पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है संचालन की जाती थी। वर्तमान समय में शिक्षक की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। मतलब कह रहे हैं लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। धीरे-धीरे इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिला है। बात करें तीसरा हेडिंग आपकी होगी पाठ्यक्रम। इसमें लिखिए कि शिक्षक को पाठ्यक्रम द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है कि मुझे विद्यार्थी को क्या सिखाना है। मतलब कह रहे हैं कि जब आपको कोई भी टीचर है या मुझे अगर आपको पढ़ाना है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं? पहले तो हम सिलेबस चेक करते हैं और जब सिलेबस हमको पता हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि सिलेबस जो है आपका पाठ्यक्रम, इससे जो शिक्षक होता है, उसको ये चीज़ों की इन चीज़ों की मोटी-मोटा जानकारी हो जाती है कि उनको क्या पढ़ाना है, ठीक है? आगे बात करते हैं और विद्यार्थी को यह जानकारी होती है कि मुझे क्या सीखना है, और विद्यार्थी जो होता है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आपको इन चीज़ों की जानकारी हो जाती है कि आपको किन चीज़ों को सीखना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? चलिए, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, मानव मूल्य क्या है? मानव मूल्य के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मानव को समाज में कुशलतापूर्वक कार्य करने, सही आदतों को अपनाने तथा सर्वांगीण सफलता को प्राप्त करने हेतु मानव को इन मूल्यों की आवश्यकता है, ठीक है? यह मूल्य 5 प्रकार के होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो मानव होता है, मानव को समाज में अगर आप कुशलतापूर्वक, कोई मानव है, अगर उसको समाज में कुशलतापूर्वक कार्य करना है, सही आदतों को अपनाना है तथा सर्वांगीण सफलता मतलब सभी तरफ से उसको जो है सफलता प्राप्त करनी है, तो मानव को कुछ मूल्यों की आवश्यकता होती है और वह मूल्य कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपको सत्य के साथ रहना होगा, दूसरा आपके अंदर प्रेम पाना चाहिए, तीसरा शांति होनी चाहिए, चौथा आपका धर्म या उचित कार्य पता होना चाहिए, और पांचवा आपके अंदर अहिंसा होनी चाहिए, ठीक है? मतलब आप सत्य के अनुयायी हो, आपके अंदर प्रेम कूट-कूट के भरा हो, आप शांति में ज़्यादा विश्वास करते हो, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हो, आपको धर्म या उचित कार्य के बारे में जानकारी हो कि आपका धर्म क्या कहता है, आपको उचित कार्य क्या होगा, और आप अहिंसा, ठीक है? अहिंसा मतलब आप किसी से मार-पीट नहीं करते हैं, तो आप जो है अपने समाज में जो है कुशलतापूर्वक कार्य कर पाएँगे, अपनी आदतों अच्छी सही आदतों को अपना पाएँगे और आप अपना सारे तरफ से जो है विकास कर पाएँगे, ठीक है? सफलता आपको सारी तरफ से प्राप्त हो पाएगी। आगे बात करें इसी में, तो मानव जीवन में मानव की सफलता हेतु इन मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। कह रहे हैं अगर मानव सफल होना चाहते हैं, तो उसके जीवन में इन सारी चीज़ों का होना
अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें, इन्हें ही सार्वभौमिक या विश्वव्यापी मूल्य कहा जाता है। इन्हें ही आप सार्वभौमिक या फिर विश्वव्यापी मूल्य का नाम भी दे सकते हैं। इन्हीं मूल्यों को कई देशों में संस्कृतियों ने अपनाया है, मतलब कह रहे हैं कि यही मूल्य हैं जिनको कई देशों की संस्कृति, कई देशों और संस्कृतियों ने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, इन्हीं चीज़ों को अपनाया है, ठीक है। आगे बात करें 10वां नंबर प्रश्न, तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मानव मूल्यों के परिवर्तन में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मानव मूल्यों के परिवर्तन में सामाजिक परंपराओं की क्या भूमिका है। जो मानव मूल्य में परिवर्तन आता है उसमें जो आपकी सामाजिक परंपराएं होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि मानव, पहले तो हेडिंग आपको डालना होगा कि मानव मूल्य के परिवर्तन में सामाजिक परंपराओं की भूमिकाएं, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा कि मानव मूल्यों के परिवर्तन में सामाजिक परंपराओं की अहम भूमिका होती। कौन सी भूमिका होती है पहले दोस्त? अहम भूमिका होती है, क्योंकि मानव का 6 वर्षों के पश्चात उसके मूल्यों में धीरे धीरे सामाजिक परंपराओं का प्रभाव पड़ने लगता है। मतलब कोई भी मनुष्य है अगर किसी समाज में 6 वर्ष तक रहता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे करके उसी समाज में ढल जाता है। आरंभ में मूल्यों के विकास में परिवर्तन नाम मात्र का होता है। स्टार्टिंग में जो है, जो मनुष्य है जब वो कहीं पे जाता है, रहना स्टार्ट करता है, तो उसके जो मूल्य होते हैं उसके मूल्यों में परिवर्तन धीरे धीरे नाम मात्र, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है। किंतु मानव के मूल्यों में परिवर्तन की संभावना उच्च स्तर पर ज़्यादा होती है। मतलब कह रहे हैं धीरे धीरे करके अगर वहीं पे रुक जाता है तो वो काफ़ी अच्छे, मतलब ब्रॉड लेवल पे उसके मूल्यों में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, समाज द्वारा बनाई गई परंपराओं जैसे बड़ों का आदर करना, ठीक है, बड़ों का आदर करना, समानता, सर्वधर्म संभाव की भावना, ठीक है, आधारभूत शिक्षा और सहिष्णुता, क्या मैं कह दूँ, सहिष्णुता, खान पान, रहन सहन तथा घरों में पिता की प्रधानता जैसे महत्वपूर्ण आदर्शों को अवस्था परिवर्तन के साथ साथ मानव सीखता जाता है। कह रहे हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की अवस्थाएं ढलती जाती हैं, वो अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, वो धीरे धीरे मेरे पह दोस्त इन सारी चीज़ों से वाकिफ होता जाता है और इन सारी चीज़ों को अपने अपने विचारों में लाता है और उन चीज़ों को क्या करता है, अप्लाई करता है, ठीक है, उनको क्रियान्वित करता है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने इस सेशन को शेयर कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि जो है क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो पूछ रहा है कि इल्म क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको इल्म के बारे में बताना है। इल्म क्या है आपको बताना है, या फिर अथवा करके यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा और घुमा के पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि इस्लामी मत में इल्म की क्या अवधारणा है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि इल्म एक उर्दू शब्द है जिसका तात्पर्य ज्ञान से है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इल्म है यह एक प्रकार का उर्दू शब्द है और इसका अगर आप अर्थ निकालना चाहें तो आप इसका अर्थ ज्ञान से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, भारत में मुस्लिम शासकों ने 500 वर्षों तक शासकों ने 500 वर्षों के शासनकाल के दौरान एक नई संस्कृति एवं धर्म का प्रचार प्रसार किया जिसमें शासन प्रणाली उनकी सभ्यता के अनुसार सुव्यवस्थित हो सके। मतलब कह रहे हैं कि जो भारत में मुस्लिमों का शासक रहा 500 वर्ष तक, ठीक है, उनका जो शासन काल रहा उसके दौरान जो है नई संस्कृति और नए धर्म का हमारे देश में जो है प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है, उन्होंने किया, जिसके शासन प्रणाली उनकी सभ्यता के अनुसार सुव्यवस्थित हो सके। मतलब उन्होंने इस कारण से किया क्योंकि जो वो शासन करना चाहते थे वो उनके इच्छा अनुसार हो सके, ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को यहाँ पे बढ़ाया। आगे बात करें, राजनीतिक सत्ता पर अपना प्रभाव बरकरार रखने के उद्देश्य से मुस्लिम शासकों ने परंपरागत भारतीय शिक्षा के आदर्शों तथा संस्कृति को हतोत्साहित किया। मतलब कह रहे हैं कि जो राजनीतिक सत्ता है उसको, उसका प्रभाव बरकरार बनाए रखने के लिए, कि इसका प्रभाव थोड़ा बहुत कम ना हो, इसके रखने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे उन्होंने परंपरागत भारतीय शिक्षा, जो लगातार हमारी भारतीय शिक्षा चलती आ रही थी, के आदर्शों तथा संस्कृतियों को क्या किया, हतोत्साहित किया, उसको परेशान करने की का कोशिश किया, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। मुस्लिम शासकों ने इस्लामी इस्लामी इलम, क्या मेरे पास इस्लामी इलम, ज्ञान के प्रति
पर्याप्त रुचि दिखलाई। मतलब कह रहे हैं कि जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने जो है इस्लामी इल्म, मतलब जो उनके उनके शब्दों में कहें इस्लामी इल्म कह सकते हैं और अपने शब्दों में कह सकते हैं ज्ञान, तो उसके प्रति जो है इन्होंने क्या दिखाया, अच्छा रुचि अपनी दिखाई। आगे बात करते हैं, प्रायः सभी मुस्लिम शासक शिक्षित थे। मतलब जितने भी मुस्लिम शासक आए वो सभी शिक्षित थे। उन्होंने इल्म को तालीम देने के लिए मदरसों का निर्माण करवाया और प्रशासनिक शिक्षा व भाषा का ज्ञान उन मदरसों में दिया जाने लगा। मतलब कह रहे हैं कि वो शिक्षित होने के कारण उन्होंने क्या किया कि इल्म को तालीम देने के लिए उसको जो है सभी बच्चों को सिखाने के लिए, सभी को उससे वाकिफ़ कराने के लिए उन्होंने मदरसों का निर्माण करवाया और उसमें प्रशासनिक शिक्षा व भाषा का ज्ञान उन मदरसों में दिया जाने लगा। ठीक है, बात करें आपके 12वें नंबर प्रश्न का, तो 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तालीम से आप क्या समझते हैं, अथवा इस्लामी मत में तालीम की क्या अवधारणा है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि तालीम, जिसका मतलब अरबी में शिक्षा है, अरबी भाषा में क्या होता है, इसका मतलब जो है शिक्षा होता है। तालीम की मुख्य गतिविधि प्रारंभिक बचपन, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विकास और प्रबंधन है। मतलब कह रहे हैं कि जो तालीम की मुख्य गतिविधि रही है उसकी प्रारंभिक बचपन, मतलब स्टार्टिंग का जो आपके बचपन का चाइल्डहुड का समय होता है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विकास और प्रबंधन है। मतलब जो आपका प्राथमिक विद्यालय है या माध्यमिक विद्यालय कह सकते हैं कि विकास और प्रबंधन से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करें, तालीम शिक्षा योजना में ब्रिटिश, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा तालीम जो है, शिक्षा तालीम जिसे कहते हैं या शिक्षा परियोजना कह सकते हैं, परियोजना में ब्रिटिश, अमेरिका और अन्य देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक पाठ्यक्रम, प्रारंभिक बचपन कार्यक्रम, बहुभाषी, रचनात्मक कला और सामाजिक रहन सहन के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों में शांति लाकर मानव जाति का विकास करना है। तालीम शब्द किसी क्या मेरे प्यारे दोस्त, तालीम शब्द किसी समुदाय विशेष के लिए ना होकर के सर्वव्यापी शिक्षा है। मतलब कह रहे हैं कि आप जो तालीम शब्द है इसका किसी समुदाय विशेष, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम शब्द है या हिंदू शब्द है, तो ये आप किसी समुदाय विशेष के संदर्भ में नहीं ले सकते हैं। ये क्या, सर्वव्यापी, मतलब पूरे विश्व में व्यापी एक शिक्षा है। ठीक है, सर्वव्यापी शिक्षा है। समाज में रहने वाले सभी सामाजिक प्रक्रियाओं, मतलब कह रहे हैं कि जो समाज में रह रहे जितने भी सामाजिक प्राणी हैं, प्राणियों का कर्तव्य है कि वह अपने समाज में आने वाली नई पीढ़ी को अपने आदर्शों और मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उन्हें तालीम अर्थात शिक्षा देकर प्रेरित करे। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समाज में जितने भी जीव रह रहे हैं, जितने भी प्राणी रह रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि आने वाली जो समाज में आने वाली नई पीढ़ियां हैं उनको अपने आदर्शों और अपने मौलिक कर्तव्यों से क्या कराए मेरे प्यारे दोस्त, वाकिफ़ कराए और उनको निर्वाह करने के लिए क्या करे, उन्हें तालीम अर्थात शिक्षा देकर प्रेरित करे। ठीक है, आगे बात करें 13 नंबर प्रश्न, तो 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दर्शन को परिभाषित कीजिए। दर्शन को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है, दर्शन की परिभाषा बताना है। तो यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले तो आपके दिए गए हैं ब्राइट मैन। कौन मेरे प्यारे दोस्त, ब्राइट मैन महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दर्शन शास्त्र को एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप से सत्यता से विचार, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सत्यता से विचार किया जाता है, अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपके ब्राइट मैन महोदय हैं इन्होंने कहा है कि जो दर्शन शास्त्र है इसको एक ऐसे प्रयास के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अनुभूतियों, मानव अनुभूति, मतलब मानव की जो अनुभूतियाँ होती हैं उनके संबंध में समग्र रूप से सत्यता, मतलब पूर्ण रूप से क्या करे, सत्यता, ठीक है, ट्रुथ से विचार किया जाता है। मतलब एक सत्यता के साथ उसके जो उसकी अनुभूतियाँ उसके साथ क्या किया जाता है, विचार किया जाता है, अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। ठीक है, जो हमारी क्या होती हैं, अनुभूतियाँ होती हैं उनको बोधगम्य बनाता है, यही क्या होता है आपका, यही आपका दर्शन शास्त्र होता है। आपके दूसरे आ जाते हैं R.W. सेलर्स महोदय। कौन मेरे प्यारे दोस्त, R.W. सेलर्स महोदय। इन्होंने कहा है कि दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है। मतलब कह रहे हैं कि जो दर्शन है वो व्यवस्थित
विचार। कौन सा मेरे प्यारे दोस्त? व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और प्रकृति के विषय में, क्या मेरे प्यारे दोस्त? पूरे विश्व और जो हमारी प्रकृति है उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है, मतलब लगातार चलने वाला क्या है? एक प्रयत्न है। ठीक है, आगे बात करें, आपके तीसरे आ जाते हैं एल्बर्ट आर लॉग महोदय। कौन? एल्बर्ट आर लॉग महोदय। इन्होंने कहा है कि दर्शन विशेष रूप से उचित तथ्यों के व्यवस्थित विचार, उनकी व्यवस्थाओं, क्या मेरे प्यारे दोस्त कह रहे हैं कि जो दर्शन है ये विशेष रूप से उचित तथ्य, जो कि उचित तथ्य होते हैं को के व्यवस्थित विचार, ठीक है, उचित तथ्य के व्यवस्थित विचार, उनकी व्यवस्थाओं और जीवन की समस्या की उलझनों से संबंधित है। जो हमारी जीवन की समस्याएं होती हैं उनकी उलझनों से संबंधित है। कौन मेरे प्यारे दोस्त? तो दर्शन। ठीक है, आपके चौथे नंबर पे आ जाते हैं बर्ट्रैंड रसल। कौन मेरे प्यारे दोस्त? बर्ट्रैंड रसल महोदय आते हैं। इन्होंने कहा है कि दर्शन शास्त्र एक ऐसा प्रयत्न है जो चिंतन प्रश्नों का, क्या मेरे प्यारे दोस्त? चिरंतन, हाँ चिरंतन, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त? चिरंतन प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर ढूंढने के लिए तथा उन सब बातों के संबंध में अनुसंधान करता है जो इन प्रश्नों का भ्रमपूर्ण बना देती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो दर्शन शास्त्र है वो एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे क्या करता है, हमारे अ, अंदर जो उठ रहे प्रश्न हैं, अनेक प्रकार के जो हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं उनका क्या करता है, आलोचनात्मक उत्तर ढूंढने के लिए उन सब बातों के संबंध में अनुसंधान करता है जो इन प्रश्नों को क्या बना देती, भ्रमपूर्ण अर्थात आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटिव बना देती हैं। ठीक है, बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न जो है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा के दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा के दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसमें कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन एक विषय विशेष है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? यह एक विषय विशेष है जो शिक्षा को गूढ़ समस्याओं पर तर्कपूर्वक, क्या मेरे प्यारे दोस्त? जो शिक्षा की गूढ़ समस्याएं होती हैं उन पर तर्कपूर्वक क्या करता है? विचार करता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, उनमें तर्कपूर्वक क्या करता है? विचार करता है। आपके आगे आ जाते हैं, कनिंघम महोदय ने दर्शन और शिक्षा दर्शन दोनों को सम्मिलित रूप में परिभाषाबद्ध करते हुए लिखा है। क्या लिखा है कि प्रथम, दर्शन सभी चीज़ों का विज्ञान है। पहला तो वो बताते हैं कि दर्शन जो है वो सभी चीज़ों का क्या है? विज्ञान है। इसीलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा समस्याओं को सभी मुख्य पहलुओं में देखता है। मतलब कह रहे हैं कि यही कारण है कि जो शिक्षा दर्शन है वो क्या करता है? शिक्षा की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सभी मुख्य पहलुओं से देखता है। दूसरे स्थान में, क्या मेरे प्यारे दोस्त? दूसरे स्थान में दर्शन सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों व कारणों के जरिए जानने का विज्ञान है। ठीक है, आगे बात करें, इसीलिए भी शिक्षा दर्शन, क्या मेरे प्यारे दोस्त? इसीलिए भी शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है तथा शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन करने को छोड़ देता है जो तात्कालिक हैं और जिनका वैज्ञानिक विधि से सर्वोत्तम ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए छात्र की योग्यता के मापन की समस्या इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो हैं किसके ऊपर में प्यारे दोस्त? तो आपकी ये सारी चीज़ें शिक्षा दर्शन के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। ठीक है, चलिए आपका 15वां नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न जो कह सकते हैं। ठीक है, अब 15वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त क्या पूछ रहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। या अथवा करके थोड़ा और घुमा के पूछना चाहे तो पूछ सकता है शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, या और घुमा के पूछना चाहे तो शिक्षा दर्शन क्या है। ये 3 प्रकार से एक ही प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं। ये हेडिंग होगी, इसमें आपको लिखना होगा कि जीवन दर्शन जैसा होता है। मतलब कह रहे हैं जो अपना जीवन है वो क्या होता है? एक दर्शन जैसा होता है। उसी के अनुसार हम आने वाली पीढ़ी को बनाने के का प्रयत्न करते हैं और उसी के अनुसार क्या करते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह कार्य हमें शिक्षा के द्वारा पूरा करते हैं। मतलब यह कार्य जो हम किसके द्वारा पूरा करते हैं? शिक्षा के द्वारा पूरा करते हैं। इस कारण हमें दर्शन के अनुकूल, क्या मेरे पास दोस्त? इसी के कारण जो है यही कारण है कि हमें जो दर्शन के अनुकूल, मतलब दर्शन के अनुकूल ही शिक्षा के रूप रंग को बदलना होता है। ठीक है, उसी के अनुसार हमें शिक्षा का रूप रंग निर्धारित करना होता है। अतः शिक्षा दर्शन का एक दूसरे से अटूट संबंध है। ठीक है, कुछ विद्वान उसे अभिन्न अंग मानते हैं। मतलब अभिन्न का मतलब हुआ जो कभी अलग ना हो सके। ठीक है, बिना अलगाव के, तो ये शिक्षा का ही एक दूसरे को अभिन्न अंग मानते हैं। रास महोदय के शब्दों में देखें तो उन्होंने
कहा है, शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे में पर अंतर्निहित हैं। मतलब कह रहे हैं, जो आपके रास महोदय वो कहते हैं कि जो शिक्षा है और दर्शन है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब कोई भी सिक्का लीजिए, हेड और टेल की तरीके से हैं, आप कह सकते हैं, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। मतलब एक दूसरे पे क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आधारित होते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।